नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है। बैड न्यूज आपके लिए ये है कि जैसा कि आपको पता है कि आज फेज 13 का री एग्जाम था, जिसमें 59,000 कुछ एस्पिरेंट का री एग्जाम हो रहा था। और यहाँ पे ढेर सारी जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ी। क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हुई उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि जब आप 60,000 एस्पिरेंट का एग्जाम सही से नहीं करा पा रहे हो, तो सीजीएल का जो एग्जाम है जिसमें इतने ज्यादा एस्पिरेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उस एग्जाम को आप कैसे सही तरीके से करा पाओगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है। और अगर इस तरीके से एग्जाम कराना है तो फिर एग्जाम कराने का या ना कराने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जो कोर्ट केस अभी आपका फाइल हुआ है, जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल आपकी दायर हुई है, तो इसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या बैंडर वाकई में चेंज हो सकता है, उसके अलावा क्या सीजीएल का जो एग्जाम है वो कुछ और पोस्टपोन हो सकता है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो सर्वर जो है, सर्वर का इशू सेम है। सर्वर में यहाँ पे प्रॉब्लम स्टूडेंट को देखने को मिली। उसके अलावा डिस्टेंस की प्रॉब्लम है। डिस्टेंस जैसा कि चेयरमैन ने कहा था कि हम सेंटर बहुत दूर मतलब नजदीक देंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर भी देखने को नहीं मिला। जब 60,000 एस्पिरेंट का आप एग्जाम सही से नहीं करा पा रहे हो, और यहाँ पे 59,000 कुछ बच्चे थे जिनका री एग्जाम हो रहा था, और मोस्टली मुश्किल से ही 40,000 के आसपास बच्चा जो है वो यहाँ पे उसने एग्जाम दिया होगा। तो डिस्टेंस का इशू यहाँ पर भी। उसके अलावा एडमिट कार्ड का इशू बहुत बड़ा है, जो कि मैंने वीडियो बना के भी आपको बताया था कि स्टेटस में सिटी कुछ और दिखा रहा है, जब बच्चा एडमिट कार्ड उसे डाउनलोड कर रहा है तो उसमें कुछ और दिखा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ठीक है। और ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे मिस्टेक है, और इसमें बहुत से बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। उसके अलावा सिस्टम लैगिंग का इशू यहाँ पर भी रहा। 10 से 15 मिनट तक सिस्टम जो है वो स्टूडेंट का बंद रहा, तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली। तो जब आपके पास इतना घटिया सर्वर है, आप सही सर्वर नहीं ले पा रहे हो, आप 40,000 बच्चों का एग्जाम सही से नहीं करा पा रहे हो, जबकि सीजीएल का एग्जाम हो रहा है जिसमें इतने ज्यादा एस्पिरेंट होंगे, तो कैसे मान लें कि आपका एग्जाम फेयर होगा। जब आप 10-10 15-15 मिनट के लिए लैगिंग होगी तो एग्जाम कैसे फेयर हो सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं बच्चा एक रिदम में है, उसका बंद हो गया सिस्टम, तो फिर वो चीजें बाद में नहीं हो पाती है, और फिर क्या है कि वो कंटिन्यूटी जो है वो भी डिस्टर्ब होती है, और फिर कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ मेंटल उनका हैरेसमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्टाफ बहुत बेकार है, सेम स्टाफ है। उसके अलावा अनट्रेंड है, यानी कि वो ट्रेंड भी नहीं है, किसी को भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो ये भी चीजें सेम टू सेम वही बरकरार है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे सुधार हुआ है, यानी कि चीजें कुछ आपकी सही हुई है। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो रिलेवेंट पूछे गए हैं, और क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। लेकिन हमें कुछ सुधार नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल जब तक कि सिस्टम हमारा सही नहीं हो जाएगा तब तक कि एग्जाम होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें कुछ सुधार नहीं चाहिए, हमें कंप्लीटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फेज 13 वाले जो एस्पिरेंट जिनका री एग्जाम था उनको यहाँ पे फेस करना पड़ा। तो ये अगर इतनी प्रॉब्लम यहाँ पे 40,000 बच्चों को हो रही है, तो सीजीएल में इतने ज्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, तो कैसे हम आपकी बातों पे यकीन करें कि आप एग्जाम सही से करा लोगे। बल्कि जब इनकी आप बातें सुनोगे तो लगेगा बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन कथनी और करने में बहुत फर्क है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया, और ये कह रहे हैं कि हमने सिस्टम और बेहतर करने के लिए जो नई एजेंसी वो हायर की है, उसके अलावा कई एजेंसीज को हायर किया। भाई आपकी 4-5 एजेंसी हमें नहीं चाहिए, एक ही एजेंसी काफी है जो एग्जाम करा रही थी, वही क्वेश्चन बना रही थी, तब एग्जाम अच्छे से हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो आपका इतना, अगर आपकी नजरों में ये सिस्टम जो आपने नया बनाया वो इतना रोबस्ट है, तो हमें ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए, सही सिस्टम बना के दो। बाकी जो टीचर्स आपस में लड़ रहे थे उसको इन्होंने ढाल बना के उनके पीछे ये छुप रहे हैं, और उन्होंने बताया कि जो आंदोलन हो रहे हैं उनमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो रही, एक्चुअल में टीचर्स का अपना मोटिव है, इस वजह से ये आंदोलन कराए जा रहे हैं। तो आप इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी का दावा निहित स्वार्थ वाले लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, ठीक है। एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्ण ने कहा कि जुलाई 2025 तक पढ़ाने में बड़े बदलाव को देखते हुए, यानी कि इन्होंने बहुत बड़े चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। देखते हुए कुछ संस्थाएं या प्रारंभिक प्रणाली की अड़चनों के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई नई परीक्षा संचालन एजेंसी एडिक्विटी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और मांग कर रहे हैं कि टीसीएस को वापस लाया जाए। तो भाई हमारी ये मांग नहीं है कि टीसीएस वापस आए। बाकी इस समय अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए तो टीसीएस से बेस्ट नहीं है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही बेकार है। टीसीएस में कम से कम ये प्रॉब्लम तो नहीं थी कि एग्जाम तो हमारा कम से कम सही से होता था। जब एग्जाम
जहां पे हो रहा है वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है, आप इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हो, आप अपने मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम को एक बार झांक के देखो कि उसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है। स्टूडेंट अगर इतनी बड़ी संख्या में कह रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन करने के लिए यहाँ पे मजबूर हो रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के बच्चा अगर आंदोलन कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। तो उसे समझो भाई, आप भी मेहनत करके वहां पे पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें गड़बड़ है। बाकी आपको पता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जो है वो दायर की गई है। इसका मैं कुछ आपको प्रूफ के लिए दिखा देता हूं, बाकी पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जिन्होंने दायर किया वही कंप्लीटली आपको दिखाएंगे, तो उनका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि डीओपीटी, फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फिर एडीक्यूटी, यानी कि इन तीनों को यहाँ पे रिस्पोंडेंट बनाया गया और कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से ये पीआईएल दायर की गई है। चूंकि स्टाफ सिलेक्शन को भी पकड़ना पड़ेगा, एडीक्यूटी को भी पकड़ना पड़ेगा और डीओपीटी को, तो तीनों रिस्पॉन्सिबल है, तो तीनों के खिलाफ जो है वो यहाँ पे पीआईएल दायर की गई। अब कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना होगा और कुछ बुद्धिजीवियों का कि पीआईएल से क्या होता है। भाई पीआईएल से बहुत कुछ होता है। आपको पता होगा बिहार में एसआईआर में ये जो है आधार को वैलिड नहीं मान रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और आधार को वैलिड किया। तो पीआईएल, भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट अगर इंस्ट्रक्शन देगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसे फॉलो करेगी, उसे एसएससी को भी फॉलो करना पड़ेगा। और इससे क्या है कि अगर लगेगा सुप्रीम कोर्ट को और हमारे ग्राउंड सही होंगे, हमारे पास वैलिड प्रूफ होंगे, तो हो सकता है ये इनका टेंडर भी कैंसिल कर दे और एसएससी से पूछ सकते हैं कि भाई आपने किस बेस पे इस एजेंसी को जो है वो टेंडर दिया। तो जो स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है कि क्या वेंडर कैंसिल हो सकता है, क्या क्या एग्जाम दोबारा मतलब दोबारा से पोस्टपोन हो सकता है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। और अभी मैं बताऊंगा किन किन ग्राउंड्स पे आपका जो है वो केस किया गया। बाकी जितने भी एस्पिरेंट जो सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिड सितंबर से पहले आप ये मान के चलो कि एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं वो आपको देता रहूंगा। आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो इसी के हिसाब से करो कि मिड सितंबर से पहले आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हो सकता है 10 से स्टार्ट हो सकता है 12 से स्टार्ट हो, यानी कि मिड सितंबर से पहले किसी भी कंडीशन में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर हमारा ग्राउंड सही है और सुनवाई होती है तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वेंडर भी चेंज हो सकता है। और अगर वेंडर पे कहीं ना कहीं कोई एक्शन होता है तो फिर क्या है कि फिर एग्जाम और भी आपके पोस्टपोन होंगे। जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूंगा। बाकी अभी के हिसाब से आप यही प्रिपरेशन करते रहो कि मिड सितंबर से पहले आपको एग्जाम देना है, ठीक है। उसके अलावा ग्राउंड्स की अगर हम बात करें तो ग्राउंड्स आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली मैंने आपको बता दिए। जो जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन कर लिए गए, जैसे कि फेज 13 का जो एग्जाम है और जो स्टेनो का एग्जाम है इसे दोबारा से कराया जाए, ठीक है। उसके अलावा रिप्लेस द करंट इनकेपेबल वेंडर, इस वेंडर को हटाया जाए। कंडक्टिंग वेंडर, क्वेश्चन अथॉरिटिंग एजेंसी, जो क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी और जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, इनको हटाया जाए इमीडिएटली विद अ कॉम्पिटेंट वेंडर विद प्रूवन एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग फेयर एंड ग्लिच फ्री कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके अलावा पोस्टपोन अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स अंटिल वेंडर एंड रोबस्ट सिस्टम इज इन प्लेस, यानी कि जब तक कि आपके पास सही वेंडर नहीं आ जाता तब तक कि आप जो है एग्जाम को पोस्टपोन कर दो। उसके अलावा स्टेब्लिश स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया विद ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड एग्जाम एडवाइजरी बोर्ड। उसके अलावा स्टैंडर्डाइज एसएससी एग्जाम प्रोसेस, टाइमली एग्जाम कैलेंडर दो, फाइनल आंसर की बिफोर डीबी एंड पोस्ट प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर फाइनल रिजल्ट, ये होना चाहिए। उसके अलावा रेलवे के बारे में भी ये बात की गई है। उसके अलावा इंश्योर नो रॉन्ग क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड स्पेसिफाई स्टैंडर्ड सोर्सेज, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टीयर टू में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ, क्योंकि अभी क्या है, अभी के हिसाब से लक फैक्टर कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। उसके अलावा फिक्स एज रिकॉग्निंग जो डेट है जो आपकी चेंज होती रहती है, इसको भी फिक्स करो। उसके अलावा जितनी भी वैकेंसी आपकी खाली है उनको भी फिलअप करो। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।